आप भूल तो नहीं गए, राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताया था। अगर याद ना हो तो आपको याद दिला देता हूं, बयान सुन लीजिए। Muslim League is a completely secular party. right. There's nothing non-secular about the Muslim League. अब जाहिर है मुस्लिम लीग अगर सेक्युलर है तो कोई ना कोई तो कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक होगा ही। और इस बार भारत के जन जन के हृदय में विराजमान गीता प्रेस पर ठीकरा फोड़ा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार दिया गया उसे, मोदी सरकार ने ऐलान किया है। और फिर क्या है, जो ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के गुरु रहे जयराम रमेश, उन्होंने तुरंत एकदम तीखा हमला बोल दिया, इसे उपहास करार दिया और ये भी लिखा कि ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। अब ये हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोगों को लगे कि कांग्रेस ने तो इससे किनारा कर लिया, कांग्रेस के तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं और ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है जो जयराम रमेश ने कहा है। लेकिन जानते हैं सच्चाई ये है कि यही कांग्रेस का पैटर्न है। क्योंकि अगर कांग्रेस जयराम रमेश के विचारों से अलग है, उसका साथ नहीं दे रही, उसका विरोध कर रही है, तो क्या कोई कार्रवाई की? क्या जयराम रमेश को पार्टी से बाहर निकाला? और आप देखिए आज भी ट्वीट मौजूद है और कांग्रेस ने अपना काम भी कर दिया। अलग अलग नेता ऐसे ही बोल रहे हैं और यही वो पैटर्न है दोस्तों, आपको बार बार याद दिलाता हूं, जो कर्नाटक में आजमाया गया था। आप यह आर्टिकल देखिए, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बजरंग दल जैसी संस्था को बैन करने का ऐलान कर दिया था, किया नहीं। वहीं दूसरी तरफ खुद को हिंदू सिद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और वादा करने लगे कि जब सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। यही वो कंफ्यूजन है जो क्रिएट करना चाहते थे और इनका एक ही मकसद है दोस्तों, सिर्फ धर्म की राजनीति। भले ही ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हो, लेकिन ये खुद करते हैं। और अमेरिका जाकर भी राहुल गांधी सिर्फ एक ही धर्म की बात करते रहे। अब बयान सुनिए। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. देख रहे हैं ना, दलितों से तुलना की थी, मतलब दलित के बहाने कह रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि दलित के बहाने भी वो अपने पर ही निशाना साध रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है। बात जब दूसरी तरफ की आती है ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, योग, कल ही योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं ये भी चीज़ मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि अगर योग दिवस का मजाक उड़ाने में भारतीय सेना का भी मजाक उड़ाना पड़े तो राहुल गांधी हिचकते नहीं हैं। आप देखिए ना, 21 जून 2019 का ये ट्वीट आपको याद होगा, कैसे भारतीय सेना का मजाक उड़ाया गया। याद रखिए, अभी भी ये ट्वीट कायम है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, 21 जून कल ही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जब प्रधानमंत्री मोदी यूएन में बैठकर पूरी दुनिया को योग कराएंगे तो इनके पेट में तो दर्द होगा ही ना। अब मैं आपको गीता प्रेस के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले योग दिवस पर ही आपको थोड़ा रिसर्च दिखाता हूं, मज़ा आएगा दोस्तों। बड़ी मेहनत के साथ ये चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि गीता प्रेस जो जिस नैरेटिव में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं ना, आपको योग में भी वही नैरेटिव दिखेगा। आप देखिए, जून 2021 को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या ट्वीट किया, आप देख लीजिए। ओम के उच्चारण से ना तो योग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। देख रहे हैं ना, योग का विरोध क्यों किया जा रहा, आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो समाज कल्याण मंत्री एच अंजने ने योग को अमीरों और आलसियों का चोंचला बताया था। आप आर्टिकल देख लीजिए, आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में पिछले साल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इसे नौटंकी बता रहे थे। बताइए, योग दिवस जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिर से भारत की उस महत्ता को स्वीकार करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति हो गई,
उसको ये नौटंकी बता रहे हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर कांग्रेस ऐसा करती क्यों है? तो एक ही कारण है, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी ढूंढ लीजिए, इसे मजहबी चश्मे से देखती है, सिर्फ यही कारण है। और ओवैसी ने योग को इस्लाम के खिलाफ बताया तो कांग्रेस भी उसी दिशा में चल पड़ी। अब ये बात क्यों कह रहा हूं? ओवैसी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में इसे मनाए जाने का विरोध किया। सारी पुरानी रिपोर्टों को मैं निकाल कर लाया हूं एक साथ, ताकि आपको सारी चीजें पता चल सके। अब ओवैसी महाराष्ट्र में विरोध कर रहे थे तो झारखंड के जमशेदपुर में भी कांग्रेस योग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुकी है। आप रिपोर्ट देखिए इसमें, द कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट योगा डे। और इसी प्रकार दोस्तों समाजवादी पार्टी भी योग का विरोध करती रही है। इनके एक सांसद का आपको बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है? और जानते हैं 2015 में खुद नीतीश कुमार योग दिवस मनाए जाने का मजाक उड़ा चुके हैं। सुन लीजिए। बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर योग करेंगे तो जरा उनका शरीर देखा है ना, वो सबसे पहले उनको घर के अंदर योग करना चाहिए। और जानते हैं पिछले साल नीतीश कुमार की पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दूरी बनाए रखी। साफ लिखा है रिपोर्ट में, मुस्लिम वोट की लालच में नहीं किया योग। ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, कुछ नहीं कह रहा खुद से। तो वहीं 2018 में ममता बनर्जी इस बात पर बिफर गई कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी को क्यों योग दिवस मनाने के लिए कहा। मैंने तमाम तरीके के कारण गिनाने लग गई सरकार कि हमें लूप में नहीं लिया, हमें नहीं बताया। अरे भैया, राज्यपाल यूनिवर्सिटी को बताएगा नहीं, ये तो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल बता ही नहीं सकता। योग दिवस मनाना चाहिए, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार कुछ कहेगी तो बताएगा नहीं। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो योग हो या फिर गीता प्रेस, सब कुछ आईने की तरह साफ है। लेकिन अगर हम और आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा लें तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों नेहरू की गीता प्रेस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, और केजरीवाल की एक कहानी कि कैसे उन्होंने भी रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला हासिल कर ली है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। वैसे तो ये सारे टॉपिक अलग अलग आपको लग सकते हैं, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर ये सारी की सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ गुथी हुई है। जिस गीता प्रेस पर आज कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगा दिया, उस गीता प्रेस के जो संस्थापक है उससे नेहरू की एक कहानी जुड़ी हुई है, और वो कहानी आज आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। 1936 में दोस्तों गोरखपुर में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, गोरखपुर डूब गया था, हजारों घर तबाह हो गए थे। और ये सब जानने के बाद नेहरू गोरखपुर पहुंचे, क्योंकि इतनी विभीषिका वो देखना चाहते थे, बाढ़ की विभीषिका को। तब अंग्रेज़ों ने ये ऐलान कर दिया, ये धमकी दी कि अगर किसी भी शख्स ने नेहरू को अपनी कार दे दी तो उसका नाम विद्रोहियों की सूची में लिख दिया जाएगा। जो कहानी बता रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और जानते हैं लोग डर गए, अधिकांश लोग डर ही गए। नेहरू को किसी ने कार देने की हिम्मत नहीं दिखाई। और तब जाकर एक शख्स हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नेहरू के समर्थन में आए और उन्होंने अपनी कार दे दी। और उस कार से नेहरू पूरे गोरखपुर का भ्रमण करते रहे और फिर वो चले गए। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को जब पता चल गया तो अंग्रेज़ों ने गीता प्रेस के संस्थापक यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम विद्रोहियों की सूची में लिख दिया। यानी गीता प्रेस के संस्थापक एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और ये बात एक और कई सारी कहानियां, एक और कहानी आपको दिखाता हूं। इनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने
राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया था। हथियार को छुपाने और तमाम चीज़ों में, ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियाँ बदल गई, विचार बदले। विचार, लोकतंत्र में तो यही खासियत होती है ना कि विचार अलग अलग भी रहें तो सबको अपने बोलने की आज़ादी होती है। उस दौरान जो देश के गृह मंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, उनको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। फिर नेहरू से बात हुई, फिर ये गोविंद बल्लभ पंत जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं वो पोद्दार साहब के पास पहुँचे, उनसे कहा। लेकिन जानते हैं, वो शायद जानते थे कांग्रेस, नेहरू और ये सारी चीज़ों को, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ भारत रत्न मना कर दिया लेने से। और इस बात की चर्चा भी मीडिया के रिपोर्ट में आपको दिख जाएगी दोस्तों। लेकिन गीता प्रेस का जो काम है ना, पोद्दार साहब ने जितनी बड़ी रचना की, जितनी बड़ी संस्था बनाई, उसके काम में कोई कमी नहीं रही। बल्कि गीता प्रेस ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में पूरी दुनिया में जिस प्रकार का योगदान दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक बात याद रखिए, गीता प्रेस सनातन संस्कृति के लिए जो चीज़ें प्रकाशित करती हैं, ये सबसे बड़ी प्रकाशक संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रकाशक संस्था है। और आप रिपोर्ट देखिए, इसने करीब 42 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनमें श्रीमद् भागवत गीता की 16 करोड़ से अधिक प्रतियां शामिल हैं। गीता प्रेस की एक और खासियत है दोस्तों, ये किसी से चंदा नहीं लेती, ये किसी से मदद भी नहीं लेती, ये विज्ञापन भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन पुस्तकों की कीमत देखिए, हर इंसान दंग रह जाए। इतनी शानदार पुस्तकें, इतना शानदार प्रिंट, और उसके बावजूद भी इतनी कम कीमत। और ये गीता प्रेस ने करने का काम किया है। खुद संस्था के लोग इसका खर्च निकालते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला किया, ऐलान किया, तो इस संस्था ने मना नहीं किया जैसे भारत रत्न में कांग्रेस को लेकर किया था, बल्कि स्वीकार किया, तहे दिल से स्वीकार किया। बस इतनी बात कही कि 1 करोड़ रुपए हम नहीं लेंगे। और ये जो बात है ना, आज के दिन में हम तो जानते हैं ना दोस्तों कि किस प्रकार से नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज कोई किसी को 1 करोड़ दे तो क्या वो मना कर देगा? सोचिए ना, ये तो फिर प्रधानमंत्री वाली बात होनी चाहिए जिन्होंने सियोल पीस प्राइज के 1 करोड़ रुपये को दान कर दिया, और उन्होंने तो 100 करोड़ से अधिक रुपये दान किए हैं। लेकिन गीता प्रेस का जो महात्म्य है वो दुनिया में सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है। सनातन संस्कृति के चाहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को जो काम करना था वो तो उसने कर दिया। गीता प्रेस को बदनाम करने की जो कोशिश करनी थी वो तो कर ही दी ना। अब हालांकि हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोग प्रियंका गांधी के गुरु और जो कांग्रेस नेता है प्रमोद कृष्णम, उनका बयान दिखाकर ये कहने लगे कि कांग्रेस का असली स्टैंड तो ये है। मतलब जहां फायदा दिखे वही वहां कहने लगो। अब देखिए ना क्या लिखा है, गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के धन विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, जिससे नुकसान की भरपाई करने में सदियां गुजर जाएं। लेकिन प्रमोद कृष्णम से तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना कि अगर इसने इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया तो क्या आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया? क्या आपने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी? तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ये इनकी कि एक कुछ और बोलो, दूसरा कुछ और बोलो और दोनों वहीं चिपके रहो। यही स्ट्रेटजी है। लेकिन और एक बात और बता दूं दोस्तों, यही जो स्ट्रेटजी है ना, कांग्रेस का मूल चरित्र, ये योग दिवस में भी दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको पुराना बैकग्राउंड दिखा दिया और इसकी शुरुआत भी बल्कि हो गई है। ये जो कांग्रेस ने शुरू किया ना, अब योग दिवस का अभी कैसे विरोध करें? तो
तो मणिपुर का नाम लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जब राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं और लगातार करते हैं, तब ये लोग बोलते हैं? नहीं बोलते। जब इनके शासित राज्यों में कोई घटना होती है तब कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन आप इस विषय को यहीं छोड़िए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको अरविंद केजरीवाल का चरित्र भी दिखाना चाहता हूँ। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का स्टैंड गजब का है। बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाने की कला, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए कही थी, ये कला अरविंद केजरीवाल ने सीख ली है। क्यों कह रहा हूं? मैं कल देर रात तक आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल को खंगालता रहा, अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल को भी खंगालता रहा, कुछ नहीं मिला। और न्यूज़ में भी ये ढूंढने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी ने कुछ तो कहा होगा, क्योंकि या तो गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस को बधाई देते, या फिर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया वो करते। कुछ नहीं किया, चुप्पी साध ली। यानी केजरीवाल को जहां जो फायदा मिलता है वहां वैसा सुर लगाने लगते हैं, और हां, जहां केजरीवाल को कुछ नहीं मिलता वो अराजकतावादी विचारधारा अपना लेते हैं, जैसा कि इस समय पीएम मोदी पर निशाना साधने में करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, चुनाव की राजनीति ने पूरे देश को मथकर रख दिया है। पहले जहां जातिवादी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के सहारे ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो कमाल कर जाती थी, चुनाव जीत लेती थी, अब वो मोदी राज में संभव नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने ये काम जरूर किया है कि इस राजनीति में उसने अराजकता और लालचपन का छौंक लगाकर इसे और कुत्सित बनाने का प्रयास किया है। गीता प्रेस की कहानी हो या योग दिवस मनाने की कहानी, इसमें यही नज़र आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।